नमस्कार। मैं विनोद विक्टर। आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एलनाबाद। आज मेरे साथ मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित बादू जी हैं, जो एलनाबाद के जनता अस्पताल में दूसरे सप्ताह और चौथे सप्ताह अपनी सेवाएं देते हैं। और इनका अपना भी हनुमानगढ़ जंक्शन में शारदा हॉस्पिटल के नाम से अपना भी हॉस्पिटल है। वहां ये नियमित तौर पर अपनी सेवाएं देते हैं। आज हमारे साथ है, हम इनसे बातचीत करेंगे मनोरोग को लेकर। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आखिर मनोरोग है क्या। मनोरोग अगर अपन एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो ये होता है कि जो मन के रोग होते हैं, जो हमारे नॉर्मल व्यवहार से, नॉर्मल जिंदगी से अलग व्यवहार होने लग जाते हैं, तो वो धीरे धीरे अगर इसी तरीके से बढ़ते रहे तो वो एक विकार का, एक रोग का रूप ले लेते हैं। उसी को हम मनोरोग कहते हैं। मनोरोग के एग्जाम्पल हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, माइग्रेन, ओसीडी, नशे के रोग। इस तरीके के बहुत सारे रोग होते हैं जिनको हम मनोरोग कहते हैं और हम उनका उपचार करते हैं। और उपचार करने से ये बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो ठीक हो जाते हैं। कुछ ही रोग ऐसे होते हैं जिनमें नियमित और जिंदगी भर दवाई खानी पड़ती है, पर बाकी रोग बहुत सारे ऐसे हैं जो 2 साल या 4 साल की अवधि में ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक अक्सर ये बात सुनने में आती है कि एक बार अगर मनोरोग चिकित्सक के पास कोई मरीज चला जाता है, तो जैसे आपने अभी बोला भी है कि उसे सारी उम्र फिर दवा खानी पड़ती है। लोग इस बात से भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं या घबराते हैं मनोरोग के पास आने से। ये एक मिथ्या है, ये सच नहीं है बिल्कुल भी। बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनको अगर आप एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए दवाई ले लें, जैसे 2 साल का अगर आप कोर्स पूरा कर लें, फर्स्ट एपिसोड डिप्रेशन 2 साल में ठीक हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जिंदगी में दोबारा ना हो। बहुत सारे पेशेंट्स को नहीं होता, लेकिन वो दोबारा भी हो सकता है। जैसे वायरल फीवर है या कोई और चीज है, पथरी है, दोबारा बारी बारी होता है। ऐसे ही मन के रोग भी बारी बारी हो सकते हैं। जिंदगी में टेंशन है, जिंदगी में स्ट्रेस है, जिंदगी में कोई शॉकिंग इवेंट है, तो उससे ऐसी परेशानियां हो सकती है, तो पेशेंट को दोबारा भी हो जाता है। पर ऐसा नहीं है कि एक बार ही दवाई ली तो सारी जिंदगी खानी पड़ती है, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। बहुत सारे लोग ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा भी देखने में आता है कि मनोरोग जो है, जैसे ज्यादा गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, ये भी मनोरोग के लक्षण है। लेकिन इंसान को पता नहीं चलता है कि मुझे ये रोग भी है क्या। लोग इसको रोग की तरह नहीं देखते हैं। इसको हम हमारी भाषा में कहते हैं इंसाइट। इंसाइट का मतलब होता है कि इंसान को खुद के बारे में पता चलना। कि जैसे मेरा पेट दर्द हो रहा है, तो मुझे पता चला मेरा पेट दर्द हो रहा है, मैं डॉक्टर से जाके अपनी बात कहूंगा। मनोरोगी में जो पागलपन के रोग होते हैं, जैसे बाइपोलर होता है या सीजोफ्रेनिया होता है, उसमें पेशेंट अपनी बीमारी को एक्सेप्ट नहीं करता। तो उसको इस चीज का पता ही नहीं चलता कि मैं बीमार हूँ। उसको ऐसा लगता है मैं तो ठीक हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अच्छे से सो रहा हूँ, खा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। लेकिन जो उसके साथ रहने वाले लोग होते हैं, उनको उनके व्यवहार में भिन्नता नजर आती है। उनके व्यवहार में गुस्सा नजर आता है, वो रात रात भर सोते नहीं है, कभी कभी बहुत ज्यादा तेजी में आ जाते हैं। जैसे वो बड़े बड़ी बातें करने लगेंगे, बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन बनाने लग जाएंगे, बड़े बड़े पैसों की या ज्यादा इस तरीके की बात करने लगते हैं। तो वो उनको पता नहीं चलता है, वो साथ वाले जो साथ रहते हैं उन्हीं को पता चलता है। वो मेनिया की डिजीज होती है। मेनिया की डिजीज में इंसाइट पेशेंट की जीरो हो जाती है, तो वो समझता नहीं है उस बात को। लेकिन हाँ, जब वो पेशेंट ठीक हो जाता है, वो अपने पीछे की जिंदगी याद करता है, तो उसको समझ में आने लग जाता है कि हाँ, मुझे ये बीमारी हुई थी। वो दूसरी बार, तीसरी बार जब हमारे पास आता है, तो हमें बता देता है, हाँ डॉक्टर साहब, हमें ऐसा हुआ था। तो ये बीमारी तो पास्ट में ही पता चलती है, आगे नहीं पता चल पाता पहले। बहुत अहम और एक जरूरी बात डॉक्टर साहब ने बताई है कि जो मनोरोग का पेशेंट है, अक्सर उसे पता नहीं चलता है कि मैं मनोरोगी हो चुका हूं, लेकिन उसके आसपास रहने वाले लोग उस चीज की पहचान कर सकते हैं। यानी डॉक्टर साहब, आपका कहने का मतलब ये है कि जो मनोरोगी होगा उसको ऐसा लगे, फील होगा कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। हाँ, लेकिन इस रोग की पहचान उसके आसपास रहने वाले लोग कर सकते कर हैं। सकते हैं। जैसे डिप्रेशन है, जैसे स्कूल के बच्चों में से डिप्रेशन शुरू हो जाता है। मतलब आप मान के चलो भी 7-8 साल के बच्चे को डिप्रेशन हो सकता है। तो 7-8 साल से उम्र से लेके 80 साल की अवस्था में हमारे मनोरोग हर उम्र में होते हैं। अगर बच्चे को डिप्रेशन होता है तो कौन पहचानेगा? वो ये कहेगा कि मेरा सिर दुख रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैं रोने लगेगा या गुस्सा करेगा। लेकिन उसका टीचर, उसके दोस्त, उसकी मम्मी पापा, दादा दादी, वो सब उसके लक्षण को पहचाने तो जल्दी से जल्दी इलाज कराएं, वो पता चल जाता है। पेशेंट अकेला रहने लग जाता है। छोटा बच्चा खेलने नहीं जाएगा, अकेला बैठा रहेगा, होमवर्क नहीं करेगा, इसका मतलब हो सकता है उसको डिप्रेशन हो। इसी तरीके से
युवावस्था में है, युवावस्था में पेशेंट नहीं बताता किसी को, डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करता, तो वो क्या है, नशे का सहारा ले लेता है, तो वो नशे की लत में भी पड़ जाता है। दूसरा, उसका डिप्रेशन भी ठीक नहीं होता, तो वो भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसी तरीके से ही अगर अडल्ट एज आ जाती है, नॉर्मल लोग साइकेट्रिस्ट कराना पसंद नहीं करते, यार मुझे थोड़ी बीमारी है, वो फिजिशियन के पास भी जाते हैं, तो फिजिशियन उनको सलाह देते हैं कि आप मानसिक रोग डॉक्टर को दिखाओ। बोले नहीं डॉक्टर साहब, मुझे तो ऐसे कुछ है ही नहीं, आप ही लिख दो हाँ दवाई। बिल्कुल। तो ऐसा बहुत कॉमन होता है। लेकिन जो लोग हमारे पास आने लग जाते हैं, उनको कंफर्टेबल फील होता है, तो फिर वो आराम से अपनी बात करते हैं, अच्छे से बताते हैं, अपनी सारी पर्सनल हिस्ट्री, घर की बातें, सारी चीजें हमसे शेयर करते हैं। हम उनको कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, कि हम किसी को बताते नहीं। हमारा पर्पस ये नहीं होता कि हम उनकी बातों को जानें, हमारा पर्पस यही होता है कि पेशेंट को कैसे ठीक किया जाए, उसकी पीछे की कारण क्या है, वो क्या चीज से परेशान है। इसलिए हम उनसे ये सब बातें पूछते हैं और उनका इलाज करने की कोशिश करते हैं। बुढ़ापे में भी ऐसा ही होता है। बुढ़ापे में आदमी अकेला होने लग जाता है, घर के साथी, घर के रिश्तेदार सब जाने लग जाते हैं, वो धीरे धीरे अकेला पड़ने लग जाता है, तो डिप्रेशन होना लाजमी है। इंसान अकेला रहेगा तो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। एक उम्र के बाद में पेशेंट को डिमेंशिया होने लग जाता है। 55 साल की उम्र के बाद में याददाश्त की बीमारी शुरू हो जाती है। उसमें क्या होता है कि वो भी पेशेंट को नहीं पता चलती है। पेशेंट अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहा होता है, उसने खा लिया पी लिया, लेकिन जो रिश्तेदार होता है उसको समझ में आता है कि पापा को या मम्मी को समझ नहीं आ रहा। वो कपड़े उल्टे पहनने लगेंगे, दूसरे कमरे में घुस जाएंगे, घर से बाहर चले जाएंगे तो वापस नहीं आ पाएंगे, बच्चों का नाम उल्टा पुल्टा बोलने लग जाएंगे। रिश्तेदार आएगा तो अगर हम कल पूछेंगे कल आए थे ना, तो क्या कौन आया था, कब आए नहीं वो तो इस तरीके की बातें पेशेंट करने लग जाता है। तो उसको नहीं पता चलता कि मेरी याददाश्त जा रही है, और रिश्तेदार को ही पता चलेगा। कभी कभी रिश्तेदार भी गलती कर जाते हैं कि वो कहते हैं कि इनको तो 10 साल पुरानी बातें याद रहती ठीक है। है। लेकिन डिमेंशिया में क्या होता है कि सिर्फ रिसेंट मेमोरी लॉस होता है, कि आज कुछ दिनों की बातें ही लॉस होती है, ठीक है। और उनकी जो कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज होती है, कॉग्निशन पावर होती है, वो कम हो जाती है। उनकी जो कला होती है काम करने की, दो काम एक साथ करना, चीजों को ध्यान रखना, मैनेज करना, बटन बंद करना, टेक्निकल चीजें होती है, उसमें कमी आने लग जाती है। तो वो डिमेंशिया के फीचर्स होते हैं। डॉक्टर साहब, खास करके अगर बात महिलाओं की करें तो क्या ये डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, थोड़ा ज्यादा झगड़ा करना, इस तरह की बातें क्या महिलाओं में ये कॉमन बात होती है, या वो भी डिप्रेशन का शिकार हो सकती है? महिलाओं में भी बहुत सारी समस्या होती हैं जो हार्मोन रिलेटेड होती हैं। जो हम कॉमनली देखते हैं वो 40 से 50 साल की उम्र के अंदर फीमेल्स के हार्मोनल इश्यूज काफ़ी होते हैं। तो जैसे उनका मीनोपॉज आता है, मीनोपॉज आता है तो उनको घबराहट, बेचैनी, झुंझलाहट, पसीना आना, छोटी छोटी बात में झगड़ा कर लेना, छोटी छोटी बात में रोना, कभी ठीक हो जाना। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं ना, ये पेशेंट्स खुद भी नहीं समझ पाते, और डॉक्टर्स भी कभी कभी मिस कर जाते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर हिस्ट्री नहीं लेते, पर्टिकुलर बात नहीं कर पाते। वो रूटीन में जाते हैं कि मेरे को तो घबराहट हो रही है, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा सिर दुख रहा है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, तो वो उसको कार्डियक से जोड़ लेते हैं, कभी कभी वो गैस्ट्रिक वाली प्रॉब्लम से जोड़ लेते हैं, तो वो डायग्नोज नहीं हो पाता कभी कभी। लेकिन अच्छे डॉक्टर उसको अगर ढंग से हिस्ट्री लेते हैं तो पता चल जाता है। मीनोपॉज सिंड्रोम एक बीमारी होती है जो इस अवस्था में आती है 45 से लेकर 50 की एज में। उसमें सारे एंजाइटी के सिम्टम्स आते हैं, डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं। उसका इलाज बहुत सिंपल है, अगर वो आके इलाज लें। हाँ, 1-1.5 साल लेना पड़ता है, क्योंकि मेनोपॉज का पीरियड 1-1.5 साल तक चलता है, और जैसे ही वो ठीक होता है पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल रहने लग जाता है। उसके अलावा फीमेल्स के अंदर स्ट्रेस बहुत होता है। फीमेल में बहुत हिम्मत होती है, बहुत धैर्य होता है, लेकिन फिर भी वो घर के उस रूटीन के अंदर रह रह के पिस जाती है, जिससे वो कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। कभी घर में बच्चे तंग करने वाले होते हैं, बुजुर्गों की सेवा करने की समस्या होती है, तो वो उनको वो चीजें नहीं मिलती जिससे वो रिलैक्स रहे, ठीक है। तो उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक अहम बात और कि इन सब बीमारियों के साथ, दवा के साथ साथ, क्या उनको काउंसलिंग की भी ज्यादा जरूरत होती है मनोरोग में? हाँ, मनोरोगी के अंदर कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे माइल्ड एंजाइटी है, माइल्ड डिप्रेशन है, या बच्चों में परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम आ रही है स्टडीज में, या कोई गेम्स में किसी को परफॉर्मेंस की वो तो सिर्फ काउंसलिंग से ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर पेशेंट को प्रॉब्लम ज़्यादा है तो दवाई प्लस काउंसलिंग दोनों का सहारा लेना चाहिए। पहले दवाई से कुछ लेवल पे पहुंच जाए हम, कि अब पेशेंट समझने लग गया है, वो काउंसलिंग के लायक तैयार हो गया, उसके बाद उसकी काउंसलिंग शुरू करनी। काउंसलिंग से हमें 20 से 30% फायदा मिलता है। डॉक्टर साहब, एक अभी अहम सवाल और बीच में है। आजकल जैसे नशे का प्रकोप बहुत बड़ा हुआ है, और जिस तरह से जगह जगह देखने में आते हैं कि
केंद्र खुले हुए हैं कि यहाँ नशा छुड़ाया जाता है, और उन केंद्रों में कई बार ऐसी बातें देखने को आती है कि वहाँ पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है, यानी उससे मारपीट भी की जाती है। तो डॉक्टर साहब, इसके बारे में क्या कहेंगे कि वो इलाज सही है, या जो आपके पास आप जिस तरीके से नशे का किस तरीके से इलाज हो सकता है, इस पे भी आप कृपया प्रकाश डालें। वैसे तो हम इस बात से बहुत दुखी हैं कि हमारा एरिया इतना अच्छा हुआ करता था, और कभी भी हमारे एरिया में, इलाहाबाद में तो खासकर, चिट्टे कार इस हम तरीके बिल्कुल कभी पेशेंट नहीं होते थे। हमने कभी नहीं देखे। हम जब जवान हुए, जब हम बड़े हुए, तो हमारे दोस्तों में हमने कभी नहीं सुना था कि भी ऐसा है। लेकिन आजकल जब हम पेशेंट देखते हैं तो बड़ा बुरा लगता है। छोटी छोटी उम्र के बच्चे मर रहे हैं, आईवी इंजेक्शन लगाते हैं, उनको बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है। लेकिन जो आपने कहा कि भी इलाज कैसे कराना चाहिए, इलाज कराने के तरीके हैं जी, कि भी सबसे पहले तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। भी वो क्या क्या नशा करता है, उसकी डोज पता होनी चाहिए, वो किस तरीके से लेता है, आईवी लेता है कि वो सूंघ के लेता है, कि वो धुआं लेता है, कि वो खाता है अफीम पोस्ट या ट्रामाडोल टैबलेट है, या प्रीगाबालिन कैप्सूल है, या कुछ और है। ठीक है। तो उसका पहले पता करना चाहिए, उसका एक प्रॉपर इलाज होना चाहिए। सबसे जो पहला फेज होता है वो डी एडिक्शन फेज होता है। उस डी एडिक्शन फेज को दवाइयों से ही ठीक किया जा सकता है, क्योंकि हमें उसको रिप्लेसमेंट देना पड़ेगा कुछ ना कुछ, जिससे उसको तकलीफ ना हो, पेशेंट को दर्द ना हो, पेशेंट को दस्त ना लगे, पेशेंट को नींद अच्छे से आए, उसको भूख लगने लगे। तो ये जो फेज होता है इसको हम डी एडिक्शन फेज। उसके बाद आता है रिहैब फेज, मेंटेनेंस और रिहेबिलिटेशन फेज आता है। उस फेज के अंदर हम इनको डी एडिक्शन सेंटर में रख सकते हैं। ठीक है। डी एडिक्शन सेंटर में आजकल सुविधाएं ठीक होने लग गई हैं। कुछ सेंटर होंगे शायद जहां सुविधा ना हो, तो आपको देख के उस मरीज के रिश्तेदारों को देखना चाहिए भी कौन से सेंटर में अच्छी सुविधाएं हैं, जहाँ खाना अच्छा मिलता हो, जहाँ रहने सहने की सुविधा अच्छी हो, जहाँ एक्टिविटी करवाते हो, दिन में कुछ एक्सरसाइज कराते हो, काउंसलिंग कराते हो। मेंटेनेंस फेज के लिए 4 महीने 6 महीने ऐसे सेंटर में रखा जा सकता है, तो उससे बहुत फायदा होता है पेशेंट को। तो तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने अभी सेंटर की बात की, तो सेंटर में एक अहम जरूरी चीज क्या वहाँ किसी कौन से क्वालिफाइड डॉक्टर का होना जरूरी है? देखिए, वैसे तो सेंटर के अंदर एक एमबीबीएस डॉक्टर हो तो काम चल जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब। क्योंकि क्या होता है कि सेंटर में हमने सिर्फ वही पेशेंट रखने होते हैं जो स्टेबल होता है, ठीक है डॉक्टर साहब। जिसको प्रॉब्लम नहीं होती है, जो दवाई का कोर्स करके पहले जो इमरजेंसी टाइम था उसका जो छोड़ने गए वो 5 से 7 दिन का होता है। ठीक है। 5-7 दिन अगर वो किसी डॉक्टर से, साइकेट्रिस्ट से आराम से इलाज ले ले, और उसके बाद डॉक्टर उसको लिख के दे दे कि हाँ अब ये ओरल ट्रीटमेंट पे है, वो ट्रीटमेंट ले जाके आप उस सेंटर वाले बंदे को दे सकते हैं। वो उसको उस तरीके से मेंटेन करेगा, और 10 दिन के बाद 15 दिन वापस डॉक्टर को दिखाएगा। धीरे धीरे करके 2 से 3 महीने में उसका इलाज बंद हो जाएगा। उसके बाद उसको 4 महीने 6 महीने आप उस सेंटर में रखो। एक तो ये तरीका होता है। दूसरे कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो छोड़ नहीं सकते, जिन्होंने बहुत लंबे टाइम से किया और जो बिल्कुल भी छोड़ना ही नहीं चाहते, तो उनको आप मेंटेनेंस ट्रीटमेंट दे सकते हो। कि जैसे बहुत सारी दवाइयाँ आती है नशा छुड़ाने की, उसको आप मेंटेनेंस डोज पे रखो, लेकिन उसको धीरे 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 बहुत कम डोज पे लेके आओ और उसकी काउंसलिंग करते रहो। उम्मीद ये जगाते हैं कि वो साल में नहीं तो 2 साल में तो छोड़ ही देगा। फिर भी नहीं छोड़ता तो आप उसको मेंटेनेंस ट्रीटमेंट दे सकते हो। पेशेंट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि पेशेंट बारी बारी नशा करने लगा, इलाज कराया, ठीक हो गया, सोसाइटी में वापस आ गया, लेकिन सोसाइटी में वापस आते ही वो अपने पुराने दोस्तों के पास चला जाएगा, पुराने लोगों से मिलेगा, वही उसी संगत में जाएगा और फिर से नशा कर लेता है। इसको हम बोलते हैं रिलैप्स। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। तो इस रिलैप्स में जाने से ये पेशेंट जिंदगी भर चलता रहता है। तो इसमें साइकेट्रिस्ट भी कुछ नहीं कर सकता, सोसाइटी भी कुछ नहीं कर सकती, और पेशेंट अपनी जिंदगी से हार जाता है। डॉक्टर साहब, यानी आपके कहने का मतलब ये हुआ कि पेशेंट की एक नशा छोड़ने की अपनी भी इच्छा शक्ति चाहिए, तभी वो नशा छोड़ पाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। डॉक्टर साहब, एक मैं बात करना चाहूंगा, आजकल एक कॉमन सी बीमारी है माइग्रेन की। डॉक्टर साहब, उस पर भी बात करना चाहूंगा, कृपया माइग्रेन पे प्रकाश डालें। क्या उसका इलाज, उसकी दवा किस तरीके से वो संभव हो सकता है, माइग्रेन का इलाज? माइग्रेन एक कॉमन बीमारी है जिसको हम सिर दर्द की बीमारी बोलते हैं। उसके लक्षण इस तरीके से होते हैं कि भी हमारा आधा हिस्सा, सिर का आधा हिस्सा दर्द करता है, ये वाला। ठीक है डॉक्टर। ज्यादातर इस हिस्से में, कभी कभी दोनों साइड भी दर्द करते हैं। जैसे जैसे माइग्रेन का दर्द बढ़ता है वैसे वैसे हमें वॉमिटिंग आएगी, मन जी मचलाएगा, चक्कर आएंगे, आंखों के आगे धुंधलापन आएगा, डबल डबल दिखाई देगा, जैसे बहुत सारे फोकस की लाइट होती है जैसे गोल गोल रिंग से बन जाते हैं, ऐसा होने लग जाता है। शोर शराबा हमें अच्छा नहीं लगता उस टाइम, और डीजे की साउंड, डीजे की लाइट वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ऐसी जगह पे जाते हैं तो हमारा सिर दर्द बढ़ जाता है। उसके अलावा जब हम सफर करते हैं तो हमारा सर दर्द बढ़ेगा बढ़ेगा, शाम को हम वापस आएंगे तो सिर दर्द करने लग जाता है।
उसके अलावा अगर हम फास्टिंग करते हैं, जैसे व्रत करते हैं, तो हमारा सिर दर्द हो सकता है। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो फीमेल्स में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है उस टाइम उनको दर्द करता है, उसको मेंस्ट्रुअल माइग्रेन बोलते हैं। इसी तरीके से छोटे बच्चों में, मिडिल एज के बच्चों में, फीमेल्स में ज़्यादा होता है माइग्रेन मेल्स की कंपैरिजन में। अगर एक बारी माइग्रेन का अटैक होता है तो 2 से 3 दिन तक रहता है, अगर आप टेबलेट नहीं लेते हो तो। पर आप इलाज लेते हो तो वो रुक जाता है। माइग्रेन का दर्द हमेशा नहीं रहता है, वो कभी कभी आता है, जैसे महीने में एक बार आ गया, 2 महीने में एक बार आ गया। उसकी जब फ्रिक्वेंसी बढ़ने लग जाए, ठीक है, जैसे वो हर हफ्ते आता है या हर 4-5 दिन के बाद माइग्रेन होता है, तब उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और ट्रीटमेंट 1 से 1.5 से 2 साल लेना चाहिए, उससे माइग्रेन की एक्टिविटीज बंद हो जाती है। लेकिन पेशेंट ले नहीं पाते हैं, इसलिए उनका माइग्रेन लंबे टाइम तक चलता रहता है। बीच में वो डोज मिस कर देते, 2 महीने मिस कर दिया, 4 महीने मिस कर दिया, जब वापस होते हैं तो वापस आते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे सोने का उठने का टाइम फिक्स करना चाहिए, खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कॉफ़ी की मात्रा ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, चॉकलेट्स ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, उससे माइग्रेन बढ़ जाता है। रेगुलर एक्सरसाइज करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, डांस करें, सिंगिंग एक्टिविटीज़ को, गाने सुने, ये सब चीज़ों से माइग्रेन को फायदा मिलता है। डॉक्टर साहब, एक हालांकि बीमारी आजकल थोड़ा कम देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी यदा कदा देखने को मिल ही जाती है, मिर्गी की बीमारी, जिसे अक्सर मिर्गी की बीमारी कहते हैं। उस पोजीशन में जब मिर्गी का दौरा भी इंसान को पड़ता है, उस दौरान क्या उनको वो परहेज रखने चाहिए, किस तरीके से मरीज को ट्रीट करना चाहिए, और डॉक्टर के पास क्या उसका भी इलाज संभव है? मिर्गी 1 से 2% जनसंख्या में होती है, तो मिर्गी कॉमन है। मिर्गी हर घर में, हर परिवार में, हर मोहल्ले में मिल जाता है मिर्गी का पेशेंट। और मिर्गी का इलाज पहले जैसे नहीं है कि मिर्गी का इलाज जूते सुंघाने से या जराब सुंघाने से ठीक हो जाए। हाँ, वो उसकी कोई मतलब नहीं है। आजकल मिर्गी का बहुत अच्छा इलाज होता है, बहुत सिंपल दवाइयाँ हैं जिससे ठीक हो जाता है। 85% पेशेंट्स मिर्गी के दवाई से सेटल हो जाते हैं। कुछ ही पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको दवाइयों से भी इलाज नहीं होता, लेकिन आजकल उसके लिए सर्जरीज होने लग गई है, तो सर्जरी से भी बहुत हद तक पेशेंट ठीक हो सकता है। मिर्गी के अगर दौरे किसी को आते हैं तो बचपन में आने शुरू होते हैं, ठीक है। तो जो बचपन में दौरे आते हैं, जिसको हम बोलते हैं जुवेनाइल, ठीक है, एपिलेप्सी, वो एपिलेप्सीज मोस्टली ठीक हो जाती है। उनका 3 साल, 4 साल, 5 साल इलाज होता है और परमानेंटली ठीक हो जाती है बच्चों में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे को बड़ी एज में दौरे आने लग जाते हैं, जैसे 40s में आने लगे, 50s में आने लग गए। उस टाइम हमें सोचना पड़ता है कि भाई अब मिर्गी क्यों आ रही है। उसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराएं, क्योंकि हो सकता है कोई ट्यूमर हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो, तो उसको सर्च करना चाहिए, उसके बाद उसका इलाज लेना चाहिए। मिर्गी अगर किसी को आ जाती है तो तुरंत क्या करना है, तो उसको पहले अच्छे से कंफर्टेबल जगह पे लेटा लो, ताकि उसको चोट ना लगे। ठीक है। दांत उसके बंद हो जाते हैं, अगर जीभ अंदर आ गई है तो जीभ को बचाने के लिए हम चम्मच डालते हैं, ठीक है, और चम्मच का कोई रोल नहीं, ठीक है। पेशेंट को अगर दौरा आया 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट में ठीक नहीं हो रहा, तो उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। क्यों? उससे उसकी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, उसकी जो लहर आती है वो फेफड़ों में चली जाएगी, तो हमें कहीं नुकसान ना हो जाए पेशेंट का, इसलिए तुरंत लेके जाना चाहिए। लेकिन अगर दौरा आ गया 2 मिनट, 4 मिनट में ठीक हो गया, उसके बाद आप उसको वापस उस टाइम डॉक्टर के पास ले जा सकते हो, वैसे कोई इमरजेंसी वाली। बहुत अच्छी दवाइयाँ आती हैं आजकल। अगर कोई पेशेंट घर पे ही है, उसका लंबे टाइम से इलाज चल रहा है, तो उसके लिए इमरजेंसी मेडिसिन आती हैं, जैसे स्प्रे आते हैं। अगर पेशेंट को किसी को दौरा आया तो उसके मुंह में स्प्रे डाल दो, नाक में स्प्रे डाल दो, आजकल ऐसी दवाई तो उससे तुरंत दौरा रुक जाता है, तुरंत आराम आ जाता है। तो ये भी अपने फायदे, इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता। डॉक्टर नहीं है तो आपके पास नेजल स्प्रे है, तो आप नेजल स्प्रे डालने से पेशेंट काम हो जाता है, उसी टाइम दौरा रुक जाता है, आपको एक समय मिल जाता है, आप पेशेंट को हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अमित बादू जी, जो मनोरोग विशेषज्ञ हैं, और इन्होंने बहुत ही अच्छी बात आज मनोरोग को लेकर बताई और दूसरे विषयों पर भी हमसे बातचीत की। आप देखते रहें नॉन स्टॉप एलनाबाद। फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।